नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। एग्जामिनेशन के बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं, है ना। एग्जामिनेशन देखिए आपका कभी भी हो, आप लोग पढ़ाई को मत छोड़िएगा, ठीक है। लगातार पढ़ते रहें। इस क्रम में ये सीरीज काफ़ी इफेक्टिव है आपके लिए, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो इनको भी फॉलो करते चलें। और जो भी क्वेश्चन हम देखें साथ के साथ उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं आधे एक घंटे में रिवाइज करें, तो इससे ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो। पूछा गया हमसे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, है ना। स्पेशल ये ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, है ना। तो जो भी हमारे भारत में इस तरह के समूह के लोग हैं उनके कह सकते हैं उनसे संबंधित जो मैटर्स हैं, है ना, उसके सेफ गार्ड करने से मामलों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे ऐसे स्पेशल ऑफिसर और रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 350B में। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का नेतृत्व एक मुखिया के द्वारा किया जाता था। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जो पंचायत 3-4 गांव से मिलकर के एक बनती है तो उसका प्रमुख जो इलेक्टेड होता है उसको प्रधान बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा में जैसे सरपंच बोलते हैं, तो वैसे ही मुगल काल के दौरान जो ये होता था इसको मुकद्दम कहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी। देखिए सेंसस 2011 का ही आंकड़े अभी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि नया सेंसस हुआ नहीं है। तो इसके अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह, हिंदूज की पॉपुलेशन थी अराउंड 79.8%, है ना, अगर हम 100% में से देखें, ठीक। और मुस्लिम्स की थी जो है 14.2 और क्रिश्चियन थे उसमें 2.3%, है ना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अधिनियम 1919 में पारित हुआ था जिसमें ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अदालत में गिरफ्तार करने और कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो रॉलेट एक्ट है ये, है ना। इसी के लिए आगे चल करके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हुआ तो सारे इवेंट्स रिलेटेड हैं। ऑप्शन इसमें चुनेंगे हम कौन सा, बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा आयुर्वेदिक किचन जिसका नाम है किस शहर में खोला गया है, ठीक है। तो जो है आयुर्वेदिक विधियों से जो है प्रिपरेशन वगैरह होती है यहाँ पे, न्यू दिल्ली में खोला था ये। ऑप्शन डी, है ना, मार्च 2024 में। जैसे हमने पहले आपको बताया था 3D प्रिंटेड टेम्पल इन इंडिया, है ना, तो वो कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे वो बनाया गया था, ठीक। वैसे ही दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पे बनाई गई थी, तो ये सऊदी अरब में। 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो ये कार्नेटिक म्यूजिक के लिए, है ना, जो है दिया गया था TM कृष्णा को, ठीक, चेन्नई में। ऑप्शन बी। हाल ही में जो है किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया है, ठीक है। पाम ऑयल होता है तो उसके रेफरेंस में पहला ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया था इसमें लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। 2024 का वुमेन प्रीमियर लीग आयोजित हुआ, उसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वाली टीम जीती थी और अन्य जो तथ्य हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, ये तीनों ही ठीक हैं। स्विस संगठन एक है IQ एयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा ये होता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, तो जितने भी देश हैं उनमें से जितने भी कैपिटल हैं उनकी, तो सबसे प्रदूषित कैपिटल रही दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन बी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर नोक्टिस नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। रेड प्लैनेट के नाम से वैसे भी हमारा जाना जाता है, कौन सा, मार्स, ठीक। तो यहीं पे ये खोजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध मलयाली कवि प्रभा वर्मा को
उनके किस उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया था? तो ध्यान रखेंगे जो है लिटरेरी अवार्ड होता है सरस्वती सम्मान, और इनका नॉवेल है रौद्र सात्विकम। ठीक, नाम ध्यान रखिएगा, अब ये पूछा जा सकता है, अभी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में भी इस तरह के अवार्ड्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये जो है कलिंग स्टेडियम है भुवनेश्वर में, है ना। मार्च में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे तब नवीन पटनायक, उनके द्वारा। ठीक, तो उड़ीसा। कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, उसका यूज़ कहाँ होता है? दो सूची इस बारे में है, उसको मैच करना है। एसीटोन का यूज़ करते हैं जो ये नेल पेंट वगैरह होता है ना उसमें। कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक आग बुझाने वाले संयंत्रों में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, तो एक लिक्विड सा होता है वाइट वाइट, ये जैसे घाव वाव हो जाते हैं ना तो उसको क्लीन करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, मतलब उस लिक्विड में होता है। और लिक्विड अमोनिया, तो ये जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जैसे मतलब घर का फ्रिज ले लीजिए, है ना, तो उसमें यूज़ होता है ये। तो कोड क्या बना? 2 1 3 4। कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से देखना है कौन सा सही नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए। इसमें किसी परमाणु के नाभिक का टूटना लिखा है संलयन कहलाता है, ये गलत है, विखंडन होगा ये, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो अन्य विकल्प ठीक है। ड्राई सेल्स कई सारे इक्विपमेंट्स में यूज होता है, तो उसमें किसका उपयोग विद्युत अपघट्य, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, दोबारा पूछे जाने की उम्मीद है इसकी। क्यों, बताता हूँ अभी। देखिए, ऐसी बैटरियाँ जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता और सिंगल उपयोग के लिए उत्पादित की जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है ना, या लैपटॉप हो गया, इसमें जो बैटरी लगी है दैट कैन बी रिचार्ज्ड, है ना। जब वो उसकी बैटरी 0% होती है तो हम दोबारा से उसको 100% कर सकते हैं। ठीक, तो वो अलग हो गया। यहाँ पे लिखा है जिनको रिचार्ज हम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जो बैटरी कैलकुलेटर में होती है। ठीक है, और अभी हालिया एक मुद्दा चल रहा है, हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस हुए, ठीक है, 2024 अक्टूबर में। तो ये आरोप लगाया कुछ पार्टीज के लोगों ने कि जो काउंटिंग हो रही थी जब उसकी वोट्स की, तो जो वहाँ पे बैटरीज हैं इसमें मशीन में और वीवीपैट में, तो उनकी जो है वो स्टेटस 99% पाया गया, है ना, क्योंकि अब इलेक्शन के दिन वो इलेक्शन भी उससे हुआ, मतलब वोट डाली गई, फिर वही मशीन रखी होती है ना, 4-6 दिन के बाद उसकी काउंटिंग होती है, तो उनका कहना था कि कुछ उसमें परसेंटेज कम होना चाहिए ना। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक जो ये वोटिंग मशीन्स हैं इसमें भी यही सिंगल यूज़ वाला सेल यूज़ होता है ना, जो कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में वो चीज़ें यूज करते हैं जो अभी हमने ऊपर देखा था, तो जो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं प्राइमरी बैटरी, ऑप्शन सी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है इस तरीके से, या फिर जो बातें मैंने अभी बताई हैं उससे संबंधित कोई फैक्ट। नेक्स्ट है जैव विकास, है ना, जिसको एवोल्यूशन हम कहते हैं प्राणियों के बीच, उसको सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इनिशियली जो है 19th सेंचुरी में ये बैप्टिस्ट लैमार्क हुए, है ना, इनको माना जाता है सबसे पहले। आगे चल करके जो फिर ये प्रॉपर एविडेंसेस के साथ चार्ल्स डार्विन की थियरी आती है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाली, तो ये भी है, पर यहाँ पे ऑप्शन डी को चुनेंगे। अब इसी क्रम में एक थियरी फिर से आई, म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, नए जीवों का जो कह सकते हैं इवोल्यूशन हो रहा है, तो म्यूटेशन की ही उसमें घटना जो है इन्वॉल्व होती है ना। तो ये अर्ली 20th सेंचुरी में ह्यूगो डी व्रीज, है ना, एक बोटानिस्ट थे काफ़ी फेमस, इन्होंने दिया था। एक जीव पहले होता था आर्कियोप्टेरिक्सिस, है ना, तो किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक योजक कड़ी है? तो जैसे आज हम पढ़ते हैं रेप्टाइल, है ना, बर्ड, ठीक है, एम्फीबियन हो गया, तो यहाँ पे रेप्टाइल और बर्ड के बीच का मान सकते हैं कि दोनों के फीचर इसमें उपस्थित थे। ठीक, इसको इमेज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी में पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसे ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है। तो इसका सबसे अच्छा निरूपण करने वाला विकल्प होगा जीडीपी में से जो है डिप्रेसिएशन को घटा दीजिए, है ना, तो ये वैल्यू होगी एनडीपी की। इसमें से क्या समायोजित सकल आय के अंतर्गत शामिल होता है? तो गवर्नमेंट के रेफरेंस में देखें तो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड और
ये फॉरेक्स से जो गेन हो रहा है, ये सारे कंपोनेंट है। देखिए इन कॉन्सेप्ट जो भी देख रहे हैं, सपोज जैसे हमने एनडीपी देखा, यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस इनकम देख रहे हैं, आगे कुछ और प्रश्न देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ते चलें। नेक्स्ट है कौन सा कारक इसमें आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी देश का गवर्नेंस है ना या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है, वही यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, सॉइल और जो हमारा टेरेन है किसी पर्टिकुलर एरिया का है ना, जैसे सपोज प्लेट्यू वाले एरिया हो गए या डिजर्ट वाले, तो वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं माने जाते हैं, बट गवर्नेंस नहीं होगा, केवल एक। इसमें से कौन सा विकल्प आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित कर रहा है? तो जैसे सपोज इंडिया के रेफरेंस में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो जीडीपी का हमारा साइज है ना, यानी कि जो आउटपुट है वो कितना अच्छा है, प्लस उसके साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा हो, है ना। अभी हमने जैसे ऊपर ही देखा नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है ना, अनार्थिक तत्व, तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं इसमें, तो यहाँ पे जितने भी विकल्प में नाम लिखे हैं ये सारे ही हैं, देख लीजिए एक बार। इंडियन इकोनॉमी का जो है क्या स्वरूप है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। कोई इसको परिभाषित करेगा, कमेंट करके बताइए। ये चीज़ें हमने पहले आपको बताई हुई हैं। और विश्व के तमाम देशों के रेफरेंस में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जा सकता है, तो अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, जैसे अमेरिका वगैरह क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसने आधिकारिक रूप में सकल राष्ट्रीय खुशहाली इसको देश की प्रगति का माप घोषित किया है? जैसे मेनली विश्व में सब लोग अपने देश अपने जीडीपी पे फोकस करते हैं, तो इसी क्रम में भूटान हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ के जो है 4th किंग थे ये, है ना, चौथे, ये JS वांगचुक इनका नाम था। ठीक, तो इन्होंने बताया कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग खुश होने चाहिए डिस्पाइट कि ये जीडीपी क्या है वो अलग की बात है। ठीक है, तो जीडीपी के रेफरेंस में जो ये टर्म कॉइन किया, इंट्रोड्यूस कराया, तो ये है भूटान। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। भारत के कृषि क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारतीय कृषि की ये विशेषता है क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इतना है नहीं, और सबसे ज़्यादा जो आर्थिक नियोजन अगर हम देखें सपोज उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, तो यहाँ लोग जो है कृषि कार्यों में ज़्यादा संलिप्त हैं। ठीक, ऐसा क्यों है? सपोज एक घर में 5 लोग हैं, ठीक, उनके पास मान लीजिए 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, उसमें किसी अभी जैसे रबी की बुआई का सीज़न आ रहा है, तो गेहूं की बुआई करनी है, 2 लोगों का ही काम है सिर्फ, लेकिन वो क्या होता है कि 5 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पर्टिकुलर खेती को करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी, क्योंकि काम तो 2 का ही है परंतु 3 लोग फालतू के उसमें लगे हुए हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी यही है कि आवश्यकता से अधिक लोग जब किसी कार्य में संलिप्त हो जहाँ पे कम लोगों की भी जरूरत से काम हो जाए, तो वही होता है। एक संस्था है नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब पूछा गया है कि इनिशियल कैपिटल जो है ना, कितनी पूंजी के साथ ये प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो जो है ये था 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। ठीक, कोई ये बताइए जरा इसका वो कहाँ पे है हेडक्वार्टर? IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जितने जैसे LIC वगैरह है ये सब बीमा करते हैं या अन्य संस्थाएं हैं, तो इनकी मेन ये रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है इसका मुख्यालय? ठीक, तो ये जो है हैदराबाद में है। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, जो है इसके आयोग के रेफरेंस में किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आज़ादी के बाद 1956 है ना, यही सितंबर के महीने में ये एक्ट बना था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट। और पर्पस वही था कि जैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं ना DPSP में, तो उसी में है कि एक कमीशन बनाया जाए जो कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कार्य करे। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की जाती है? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। जैसे हमने पहले बता रखा है कि MSP है ना, जो ये है मिनिमम 22
क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है, तो वैसे ही शुगर केन के लिए ये जो है इशू करते हैं ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है सिफारिश करता है? तो जैसा भी हमने बताया कि 22 फसलों के रेफरेंस में जो ये चीज़ अनाउंस होती है, हर जो ये सीज़न क्रॉपिंग सीज़न होता है उससे पहले ये रेट, ठीक। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक एडवाइजरी बॉडी है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो कार्ड का नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, तो 4 के पेयर में 4 पेयर होते हैं, है ना, 16 डिजिट, ठीक, ऑप्शन बी। और कार्ड पे जैसे और जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो एक्सपायरी डेट, मेनली कब कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आपका नाम, ठीक है, और कार्ड के पीछे 3 डिजिट होती है तो उसको CVV बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इस नियम के प्रतिपादक कौन थे? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एक ये दिया गया था, ग्रेशम्स लॉ बोलते हैं इसे, ठीक है, थॉमस ग्रेशम के द्वारा, ठीक। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली ये कॉइन के बारे में था, है ना। कॉइन में क्या होता है, 2 तरह के कॉइन होते हैं। एक हमारे पास कुछ कॉइन्स होते हैं जो थोड़े नए नए होते हैं, कुछ होते हैं पुराने हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल ये चीज़ इतनी मायने नहीं रखती क्योंकि UPI वगैरह का ज़माना आ गया, तो कॉइन वगैरह का यूज़ बहुत कम हो गया है। पहले क्या होता था कि कॉइन वगैरह के यूज़ ज़्यादा थे, तो उस बारे में इन्होंने ये बताया अपने उसमें, मतलब कह सकते हैं थियरी में, कि जो है लोगों की एक मतलब नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो जो उनके पास अच्छे कॉइन हैं उसको यूज़ कम करते हैं वो, ठीक है, और जो थोड़े से ख़राब या घिसे पिटे, है ना, तो मेनली यही उस थियरी में इन्होंने बताया कि जो अंडरवेट कॉइन है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो यूज़ करके घिस गए हैं या उसका वजन कम हो गया या थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह उसमें जाते हैं, तो लोग उस कॉइन को ईजिली यूज़ करते हैं जल्दी, है ना। जो उनके अच्छे कॉइन हैं उनको अपने पास संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो इसी टेंडेंसी को इन्होंने कहा ये कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ना। तो ओवर द पीरियड क्या होगा कि अच्छी मुद्रा सबने अपने घरों में रख ली, है ना, और ये घिसे पिटे सिक्के मार्केट में चल रहे हैं, तो क्या हुआ कि जो बुरी मुद्रा थी उसने अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, है ना। तो यही चीज़ थी। इसमें से पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किसको किया जा सकता है, ठीक है। पिगोवियन टैक्स बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर मेनली प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेसेस पे लगाया जाता है जो सोसाइटी के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट, है ना, डाल रहे हैं, ठीक। तो कार्बन उत्सर्जन बहुत सारी कंपनीज करती हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, एनवायरमेंटल भी और सोसाइटी पे। तो कार्बन टैक्स जो है इसमें से ये हो जाएगा पिगोवियन। नेक्स्ट है गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो गिनी कोफिशिएंट या फिर जो है गिनी इंडेक्स भी कहते हैं इसे, या गिनी रेशियो, ठीक। तो जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कह सकते हैं जो किसी सपोज एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के बीच है, ठीक। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लागत का सिद्धांत, ये किसने दिया था, ठीक है। तो जो है ये गॉटफ्रीड हैबरलर, ऑप्शन डी, ठीक। अगला है मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग की गई मात्रा में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी इसकी, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में 3 हम ये देखते हैं, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मेनली, है ना, क्वाड्रेट सेक्टर भी देखते हैं। तो प्राइमरी में मेनली क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज़, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाएगा, थर्ड में जो टर्शरी है इसमें मेनली सर्विसेज आती हैं, ठीक है। और क्वाड्रेट यानी कि जो फोर्थ है उसमें मेनली रिसर्च वगैरह की चीज़ें। तो कंस्ट्रक्शन प्राइमरी नहीं हुआ ना, सेकेंडरी हो गया। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी? पुअर फैमिलीज जो थी विलेजेस में उनको लाइवलीहुड के रेफरेंस में हेल्प करने के लिए ये स्कीम जो है संबंधित थी। तो सबसे पहले वर्ष 2000 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी राजस्थान स्टेट में। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचना किस रूप में जाना जाता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो भारत में है उसका कोई भी पार्ट इक्विटी के रूप में, है ना, सेल आउट करना डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इसके लिए भारत सरकार का एक जो है डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, ठीक, दीपम। किस समिति के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इनकी संरचना को और सुदृढ़ करने के संबंध में सुझाव दिया गया?
तो 1977 में भारत सरकार ने कमेटी अपॉइंट की थी, दंतेवाला कमेटी, ठीक है। तो इन्होंने ही इस संबंध में सुझाव दिए, है ना, और रूरल जो पुअर हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके आरआरबीज के माध्यम से, है ना, मेनली इस पर इनका फोकस रहा। 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। और हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है यहाँ पे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखिए, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके उत्तर कमेंट करके बताने हैं। पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज या पेड क्विज में एडमिशन लेना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।